आप जबरदस्ती आपने हमले किए, बमबारी की, इतने लोग मारे, औरतें मारी, बच्चे मारे और दुनिया भर को ह्यूमन राइट्स के पाठ पढ़ाते हैं। आप किस बुनियाद पे आपने ये फैसला किया कि मैं ईरान पे कब्जा कर सकता हूँ, ईरान में तख्ता पलट कर सकता हूँ? आप उसके डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा रहे हैं तो वो वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देगा, वो पलटवार करेगा गल्फ के देशों पे। डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, ना वो हड्डी निगल सकते हैं ना वो थूक सकते हैं। पिंड छुड़ाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। ईरान से दुनिया को इसने तबाही के मंजर पे ले आया, इकोनॉमिक तबाही, रिसेशन। उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पागल निकलेगा, लेकिन साहब ये अब दुनिया के लिए खतरा है। जीडी सर, ये ट्रम्प कह रहे हैं, अभी फिर कह रहे हैं कि हम विध्वंसक अब मोड पे आ गए। हालांकि मुझे कुछ लोग रोक रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से फुल प्लान हो चुका हूं, क्योंकि ये हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो और वो क्यों तैयार हो? आप कौन से उनके घुटने टिका पाए? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि बातों बातों में वो सरेंडर कर दो जो मैं लड़ाई के मैदान पे नहीं ले सका, तो लेके दिखा दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ईरान ने कहा है आपकी बस हो गई हो, हम बस नहीं हुई, हमारी बस नहीं हुई, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी इज्जत नहीं नीलाम कर सकते। और बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो लोग कि आप जबरदस्ती आपने हमले किए, बमबारी की, इतने लोग मारे, औरतें मारी, बच्चे मारे, छोटी छोटी बच्चियां 168 एक स्कूल में मारी। क्या क्या वजह थी बच्चियों का स्कूल बॉम्ब करने की, मुझे समझ नहीं आया। यूनिवर्सिटीज आप बॉम्ब कर रहे हैं, अस्पताल आप बॉम्ब कर रहे हैं और दुनिया भर को ह्यूमन राइट्स के पाठ पढ़ाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप फंस गए, ना वो हड्डी निगल सकते हैं ना वो थूक सकते हैं। दैट इज हिज प्रॉब्लम। पंगा शुरू किया और चिमट गई है वो चीज। अब उससे पिंड छुड़ाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, ईरान से। क्योंकि 7 प्रेसिडेंट्स ने अगर नहीं ईरान पे हमला किया तो कुछ सोच के किया ना, कुछ सोच के किया, कुछ अपने मिलिट्री वालों की एडवाइस ऑफिसर्स की बात सुनी कि देखिए साहब, अगर इराक पे 1991 में गल्फ वॉर 1 में अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। इराक चार से 4 गुना बड़ा है ईरान, 4 गुना छोटा साइज था उसका इराक का। और वो फ्लैट समतल डेजर्ट, कोई पहाड़ नहीं, कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कुछ नहीं। तब भी 7.5 लाख 7.5 लाख बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने पड़े। 48 दिन का बॉम्बिंग कैंपेन किया था, फिर जाके आप इराक को कैप्चर कर पाए थे। तो सवाल ये है कि आप किस बुनियाद पे आपने ये फैसला किया कि मैं ईरान पे कब्जा कर सकता हूं, ईरान में तख्ता पलट कर सकता हूं सिर्फ एयर की बॉम्बिंग से। एक फौजी नहीं लगाऊंगा और इतना चतुर हूं मैं कि मैं बॉम्बिंग से कर लूंगा। एआई मेवन मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसकी किल चेन से मैं उनके जो टॉप लीडर हैं पहले 2-4 घंटों में मार डालूं। चाहे 2-4 घंटों में आयतुल्लाह खमैनी डेड, 48 जर्नल मारे गए और ईरान जो है ढह जाएगा, ऐसे ढह जाएगा, रहेगा हाउस ऑफ कार्ड्स, और मैं उस पर कब्जा करूंगा, उसका तेल मेरे बाप का होगा। नहीं नहीं, अब सवाल है कि मैं विध्वंस कर दूंगा, ये कर दूंगा, मिटा दूंगा, आप कह रहे हैं कि नक्शे से मिटा देंगे, नक्शे से मिटा दूंगा। उसकी काबिलियत वापस पलटवार करने की मिटा सके हैं आप? वो पलटवार करेगा गल्फ के देशों पे। और अगर आप उसके डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा रहे हैं तो वो वहां पे डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देगा। 92% पानी यूएई का कहां से आता है? ये जो डिसैलिनेशन प्लांट है उससे 80% तो इजराइल का आता है। वो उनको ठोक दे, फिर वहां त्राही माम हो जाएगा। रे बेवकूफ आदमी, तेरे कोई ढंग का काम तो कर नहीं सकता। दुनिया भर में तबाही मचा रखी है जब से प्रेसिडेंट बन गया है। पहले टैरिफ, कभी 50%, 145%। ये तो पागल कुत्ते जैसा हो गया, जिसको मर्जी आए काटेगा, यहाँ काटेगा वहां काटेगा। यहाँ लड़ाई खत्म नहीं हुई साहब, ये क्यूबा में लड़ाई के प्लान बना रहे हैं। तो दिस मैन, ये पागल है।
और हमारी अपील है अमेरिका के लोगों से कि थोड़ा आप लोग ही रिस्ट्रेंट कर सकते हो। एक क्लॉज है 25th अमेंडमेंट, जिसके तहत अगर एक सर्विंग प्रेसिडेंट पागल हो जाए तो उसको हटाने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। ठीक है साहब, और ये मेरे ख्याल आपको इन्वोक करना पड़ेगा। जिस रेट पे ये जा रहा है, एक लड़ाई खत्म नहीं हुई, दूसरी चालू कर रहे हैं। दूसरी चालू कर रहा है साहब। ये आदमी तो स्टार्क रेविंग मैड हो गया है। मैं शांति का उसको ऊपर से नोबेल पीस पीस प्राइज प्राइज चाहिए। चाहिए। वेनेजुला की ऑपोजिशन लीडर उन्होंने उसको दे तक नोबेल दिया। पीस प्राइज दिया तो कहता है यहाँ रख दा। यहाँ रख दो। वो जाके वो जैसे छोटा बच्चा टॉफी जिद छीनता करता है, है, हाँ। टॉफी छीन लेता है, तो उसका नोबेल प्राइज छीन के अपने दफ्तर में रख लिया। ऐसा तो ये इंसान है। ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पागल निकलेगा। लेकिन साहब ये अब दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ जी। कि जो गंभीरता है इस प्रॉब्लम की, लोग समझ नहीं रहे। गंभीरता क्या है साहब? 22% तेल दुनिया का आपने टेबल से उड़ा दिया, खत्म। गैस उड़ा उड़ा दी। दी। ठीक है साहब, 23-24% गैस उड़ा दी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई दोबारा शुरू करते हैं, जो पहला कार्रवाई ईरान और हूती का होगा कि वो रेड सी का रास्ता बंद कर बंद देंगे। कर देंगे। 12 से 15% वहां से जाएगा। 34-36% दुनिया का तेल आप ऑफ कर दो। डोनाल्ड ट्रंप साहब के ख्वाब हैं कि मैं बेच बेच के प्रॉफिट प्रॉफिट कमाऊंगा, कमा लूंगा, हाँ। दुनिया को बोलूंगा 5 गुना ज्यादा महंगा तेल है, मेरे बाप से मेरे खरीदना मेरे होगा, मेरे घर का राज है, ये है वो है। और अजीब हद की बात है साहब, आपके पास दुनिया का कितना प्रतिशत तेल है? 16%। तो आप 35% का लॉस कैसे मेकअप करेंगे? मेकअप। आपने खुद नहीं तेल इस्तेमाल करना, आपका तेल सारी दुनिया को बांटने के लिए। आपकी खुद भी तो सबसे ज्यादा तेल की कंजम्पशन तो तुम्हारी है। हर घर में 2 कार है। ठीक है साहब, तो सबसे ज्यादा तो आपकी तेल की कंजम्पशन है। आप अगर दुनिया को बेचोगे तो 5% अपना बेच सकते हो मैक्सिमम। मैक्सिमम। वो भी 5 भी बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी अपनी डिमांड जिसकी इतनी ज्यादा हो वो कितना एक्सपोर्ट करे। कितना एक्सपोर्ट कर। ठीक है साहब, तो तुम्हारे ये जो ख्वाब हैं धरे के धरे रह जाएंगे। एंड देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो लोगों को अभी तक समझ नहीं आया। अमेरिकन ऑयल कंपनी शेवरॉन, एक्सॉन, वो व्हाइट हाउस जाके बोल रहे भैया लड़ाई बंद बड़ा करो, बंद कर दो। लड़ाई बंद कर दो साहब। बोले क्यों? लड़ाई क्यों बंद करे? तुम तो मुनाफा कमा रहे हो। हाँ। कहते भाड़ में गया मुनाफा, जितना तुम तेल महंगा कर दिया है $120 प्रति बैरल उसके ऊपर, तो लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदनी शुरू हो जाएंगे। और एक बार इलेक्ट्रिक कार खरीद ली, ऑयल की डिमांड खत्म। 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 ठीक है साहब, और ऑयल मैक्सिमम वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल 60% दुनिया के कौन बना रहा है? चीन। चीन बना रहा है। विंड मिल कौन बना रहा है? चीन। चीन। सोलर पैनल कौन बना रहा है? चीन। चीन। और इलेक्ट्रिकल स्टोरेज बैटरीज कौन बना रहा है? चीन। तो दुनिया कहाँ जाएगी? इस पागल के पास जाएगी या वहां? चाइना के पास। अगर आप दुनिया की एनर्जी, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी इकोनॉमी को तबाह कर दें, तो दुनिया के आप क्या विकल्प छोड़ रहे हैं सिवाय तेल को खत्म करना, तेल का इस्तेमाल खत्म करना, ग्रीन एनर्जीज की तरफ जाना, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना। भारत में थोरियम की रेत है, लाखों टन पड़ी है केरला की तट के ऊपर। और क्यों ना पागल, हम क्यों पागल बने? 90-80-90% हमारी एनर्जी बाहर से आती है साहब। तो अब समय आ गया है कि हमारा कालपक्कम का जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जल्द से जल्द ये उसको टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करे और खत्म करे ये टंटा डिपेंडेंस का। डिपेंडेंसी। दुनिया की इकोनॉमिक तबाही करने का आपको क्या हक है? यूरोप की इकोनॉमी तबाह कर दी। अच्छा खासा रूस से तेल ले रहे थे, बाइडेन साहब अड़ गए, कोई तेल नहीं लोगे, पाइपलाइन ही उड़ा दी। पाइपलाइन उड़ा दी पूरी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और पाइपलाइन उड़ा दी साहब। अब लोगों की हालत खस्ता है। रूस का तेल बंद, उन्होंने गल्फ से तेल लेना शुरू किया, गल्फ का तेल बंद। सब सिवाय मेरे पास 5 गुना ज्यादा दाम पे तेल मैं दूंगा, मैं मुनाफा कमाना चाहता हूं। और दुनिया के पास यूरोप की तो तबाही कर ही दी आपने, अब एशिया की तबाही पे तुल गए।
साउथ कोरिया, जापान भारत की इकोनॉमी को ऐसी चोट पहुंचाई है कि तिलमिलाते रहेंगे साहब। और ये अभी तक लोगों के जहन में उतरा नहीं है कि ये चोट कितनी भयंकर बहुत है। भयंकर। हाँ, प्रधानमंत्री जी तभी तो कह रहे हैं बार और बार बार कह रहे बार कह रहे हैं कि भैया बेल्ट कसनी पड़ेगी। हैं। हमारी इकोनॉमी 7% जीडीपी ग्रोथ पर एनम पे जा रही थी। आज के दिन वो महज महज जो है वो आ गई है 5.9%। हाँ, गोल्डमैन सैक्स कहाँ 7 कहाँ 5 पॉइंट 5% पे सब। आप आ रहे हो। नुकसान नहीं है आपका, भारी नुकसान है। 700 अरब डॉलर से ज्यादा आपके पास फॉरेक्स रिजर्व था। जिस तरह से तेल की कीमत बढ़ रही है वो तो खा रही है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। हम्म। कुछ महीनों में 500 डॉलर पे आ जाएगा साहब। तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ भाई, हम्म। सोना मत खरीदो, ठीक है, बाहर से वस्तुएं मत मत करो, अपनी बेल्ट टाइट करनी पड़ेगी। 4 डेज अ वीक 5 डेज अ वीक करो, दफ्तर घर से करो। जैसे कोविड का टाइम आ गया था, हाँ, उतना बड़ा संकट है ये। अभी तक लोगों को समझ नहीं आया, नहीं तेल की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं। डूब जाएंगी तुम्हारी ऑयल कंपनियां, कहाँ तक हिट कहाँ तक है। ठहरेगी वो सहेंगी, ठीक है। और आपकी नहीं जी कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं। सर ये रुकेगा कैसे? मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कि आप शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, अभी आप क्यूबा में, आप कनाडा में, मतलब इसको रोकने का सर और कोई तरीका नहीं समझ में आता। देखिए इसको रोकने का तरीका यही है कि हमने तो घुटने टेक दिए हैं साहब कि हम तो अमेरिका की चमचागिरी करेंगे, हम तो चम्मच हैं। हम्म। 250 साल गुलामी करी है, हम थोड़ी और कर लेंगे, ये तो हालात कई लोगों की सोच है हाँ, इस देश के अंदर। ये 250 साल गुलामी की आदत तो है ही साहब। आई आदत है। गोरों के तलवे चाटने की आदत है तो चलो साहब, ये गोरे नहीं यूके के तो यूएसए के गोरों यूएसए के तलवे चाट लेंगे साहब। डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन बेसरताज बादशाह बना देंगे उसको। लेकिन साहब आप रूस को देखिए, चीन को देखिए, हम्म। ये दो देशों ने स्टैंड लिया, औकात दिखा दी जब चीन में गए, हाँ। औकात दिखा दी। ये है गरिमा। हम्म। सिविलाइजेशनल स्टेट है चीन, हम भी तो सिविलाइजेशनल स्टेट है। हम्म। हमारी गरिमा क्यों हम नीलाम करने पे लग गए, ठीक है। अब ब्रिक्स का समिट हुआ साहब, हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट, हम ग्लोबल साउथ की आवाज, और हमारी आवाज इतनी सहमी हुई कि भाई ना करो ना, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए, नाराज हो जाए तो हमारी तरफ से भाड़ में जाए। दुनिया को इसने तबाही के मंजर पे ले आया, इकोनॉमिक तबाही, रिसेशन। तो लिख के ले लीजिए। और अगर यही 5-6 महीने चलता रहा इस बेवकूफ की ईगो की वजह से, ईगो की वजह से। स्टूपिड ईगो, स्टूपिड अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस जो दुनिया पे थोपी, दुनिया पे ला दी, आराम से दुनिया चल रही थी। खूब आराम से। वेनेजुला का हाँ। तेल भी मेरे बाप का है, ईरान का तेल भी मेरे बाप का है, तो खा तेल पी बैठ के। हाँ। दुनिया की तू इकोनॉमिक तबाही कर रहा है और तू दुनिया को मजबूर कर रहा है शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी। और मेरे ख्याल ये संकेत ऊपर से शायद मालिक दे रहे हम्म। कि भैया बंद करो दुनिया को जलाना, एटमॉस्फेयर को बर्न करना, नहीं तो तुम जल जल के मरोगे, सड़ के मरोगे, ठीक है। और अभी भी फॉसिल फ्यूल बेस से शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट टू ग्रीन एनर्जी, शिफ्ट टू न्यूक्लियर, जो कुछ भी करना है। लेकिन आप जो है ये फॉसिल फ्यूल की फिक्सेशन अब दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप की वजह से छोड़नी पड़ेगी। एक किस्म से अच्छा है, हम्म। दुनिया की बेहतरी है, दुनिया को राहत है, भूदेवी को राहत मिलेगी। जीडी सर, ये जब चाइना का विजिट हुआ तो कई बार इनके जो हाव भाव थे बड़े डिफरेंट थे दोनों। उन्होंने साफ कह दिया भाई चाइना ताइवान का तुम नाम नहीं लोगे, लेकिन पीठ पीछे कुछ भी कागज पे तो हस्ताक्षर हुआ नहीं कि ये बोल रहे हैं कि हम ताइवान का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि ये आगे चल के कहीं ये चीन और ताइवान को इस वॉर को एशिया की तरफ पूरा ढकेलने के चक्कर में, ताकि ये भी इन्वॉल्व हो जाए, इधर हिंदुस्तान को भी इन्वॉल्व कर दे, हाँ, ताकि ये सारा एशिया आपस में जंग में लड़े। और हम तो बिथे हैं ही, हम तो निकल पा ही नहीं रहे। देखिए साहब ये ढूंढ रहे हैं एक और यूक्रेन, हम्म। एक और यूक्रेन जो इनके लिए आखिरी यूक्रेनियन तक लड़े। लड़े। हाँ। रूस से लड़े यूक्रेन और हाँ। चीन से लड़े भारत, भारत। आखिरी भारतीय हाँ। तक।
कि भाई तुम्हारी तो बहुत ज्यादा आबादी है, मरवाओ थोड़ी सी, मरवाओ थोड़ी सी, वो करो, मैं बैठ के ताली ताली बजाऊंगा। बजाऊंगा, तमाशा तो देखूंगा। तो मैं तमाशा देखूंगा। तो फिर ये, तो फिर ऐसा जब हमको विदित है, दिख रहा है, तो आई थिंक फिर बोलना नहीं जी हम चीन से दुश्मनी करेंगे। अरे भैया, जो हमारा राष्ट्रहित है उसको देखेंगे ना। उसको देखेंगे, हाँ। अगर अगर चीन ने हमको, चीन को भी अकल आ गई, उसने पाकिस्तान के रोने पिटने पे हम पे दादागिरी करने की कोशिश की कोशिश थी की थी। 2020 में 20 में गलवान गलवान। शलवान में, उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। हम्म। अब उसको समझ आ गया है कि अगर मेरे को लड़ना है ताइवान में, तो मैं दूसरा फ्रंट क्यों खोलूं, को क्यों को। क्यों खोलूं, वो भी शक्तिशाली देश है, छोटा मोटा भी नहीं जिसे रौंद दूं। हम्म। तो साहब अब ऐसा है कि हम अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आपको जल्द से जल्द अपनी सैन्य तैयारी पूर्ण करनी होगी, कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, हम्म। या लड़के या नेगोशिएशन किसी तरह से कुछ करके। भी हम्म। वो कर ले। अगर वो कर ले तो वो पूरा फ्री हो जाता है तवज्जो आपकी तरफ आपकी देने तरफ। के लिए। फिर वो और पाकिस्तान मिलकर आपकी खाट खड़ी कर सकते हैं। तो ग्रैंड स्ट्रेटजी के लिहाज से अक्लमंदी इसमें है कि इसके पहले चीन अपनी ताइवान की प्रॉब्लम खत्म कर ले, आप जरा पाकिस्तान की प्रॉब्लम खत्म कर खत्म कर लीजिए। दो। नहीं तो आपको सौदा बहुत महंगा महंगा पड़ पड़ सकता जाता है, बहुत महंगा पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ एक विचार है, अरे क्या जरूरत है, आराम से हो जाएगा, 10-15 साल, 10 साल में आम का आ जाएगा, 15 साल में ये आ जाएगा, 20 साल में ये आएगा, 35 साल में ये आएगा। लड़ाई कल आई तो आप क्या करेंगे? क्या करें। और किसी ने गारंटी दी है तुमको कि पाकिस्तान चुलबुली नहीं करेगा? हम्म। डोनाल्ड ट्रंप उसके सर पे गोदी में बिठा के, जैसे वो अपने क्या बोलते हैं, लैपटॉप को गोदी लैपटॉप में का बिठाया जाता है, और ऐसे ऐसे कर रहे हो तो हाँ, वो दूसरे को गुर्र गुर्र गुर्राता करने आता है। लगता है। तो ये गुर्राना शुरू होगा आपके ऊपर, क्योंकि इसको डोनाल्ड ट्रंप लैपटॉप की तरह, लैप डॉग की तरह जो है इसको पुचकार रहे हैं, गोदी में बैठ के उकसा रहे हैं कि लड़ लड़ भारत से, मैं हूं ना, मैं हूं ना, हाँ। मैं हूं ना, लड़ जा भारत से। तो साहब आपको तैयार रहना पड़ेगा। बड़ा अच्छा शुरू किया था इस सरकार ने, जो बीसियों साल, दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, नॉर्थन हिमालयाज में वो बना दिया, ये कर दिया। काफ़ी 2 स्क्वाड्रन रफाल खरीद लिए, 3 स्क्वाड्रन S-400 खरीद S-400 लिए। का कितने काम आए, कितने टाइमली, नहीं होते तो तबाही हो तबाही जाती, मच जाती। तबाही मच जाती। तो साहब स्मेल द कॉफी, किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख क्या है? अगर हवा का रुख ऐसा बुरा चल रहा है, तो तैयारी करना बहुत अनिवार्य है। और तैयारी में तेजी लाना, यू डोंट हैव टाइम हम्म। कि वो बहुत समय है, हम पहले भारत मंडपम बना लें, ना ना भरतनाट्यम इसकी। कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो धरा का धरा रह जाएगा साहब। अगर आपका देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन वो प्राथमिकता देने में हमें तकलीफ हो रही। क्योंकि हम साफ देख रहे हैं किस तरह युद्ध शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। और कभी भी हम हमारे बता के कोई चीज नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या जो चीजें थी, कुछ पता चला था कैसे क्या हो गया। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या दुश्मन वेट करेगा वेट भैया, करेगा। तैयार होगी नहीं, हाँ। तैयार हो जाओ, अच्छा थोड़ा टाइम और ले लो, तैयार हाँ, तब मैं आऊंगा। तब मैं आऊंगा। वो तो तब आएगा जबकि आप, वो देखेगा कि आप तैयार नहीं हो, तैयार नहीं है। आप तैयारी करने के लिए तैयार नहीं हो। हम्म। आपको भारत मंडपम चाहिए, आपको ये चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, दूसरी पार्लियामेंट, तीसरी पार्लियामेंट चाहिए, उसके बाद डिफेंस का नंबर आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। आई मीन दूर की बात क्यों, आपकी जो एयरफोर्स है आज के दिन 28 स्क्वाड्रन पे आ गई, हम्म। कागज के मुताबिक 42 स्क्वाड्रन होनी होनी। चाहिए। असली में देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। 1962 में 60 स्क्वाड्रन की बात की गई थी, अगर हमको 2 फ्रंट वॉर से डील करना है। अब तो आपको 3 फ्रंट वॉर से डील करना है। हम्म। 28 स्क्वाड्रन आपके हैं, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के। यानी आप बराबरी पे आ गए हैं, बराबरी पे आ गए। पाकिस्तान वो बड़े खुश हो रहे हैं, हम बराबर हैं। अरे वाह,
हमने हमेशा पाकिस्तान से 2-2.5 गुना ज्यादा ताकत रखी। नहीं तो ऐसे मुल्क को संभालने का तरीका ही एक है, एक ही है ताकत इतनी बढ़ा ताकत। के रखो कि हिम्मत ना करे। आप उसकी बराबरी करना चाहते हैं। 25 स्क्वाड्रन की पाकिस्तान की एयरफोर्स, 50 स्क्वाड्रन की चीन की एयरफोर्स, और 3-4 स्क्वाड्रन की बांग्लादेश की एयरफोर्स, और आप 28 स्क्वाड्रन से लड़ना चाहते हैं। अभी जैसे चल रहे हैं वो तो और कम होता जाएगा। क्यों भैया? आपके जो जैगुआर 5 स्क्वाड्रन है रिटायरमेंट की रिटायरमेंट में। एज पे आ गए हैं। आपके जो मिराज हैं रिटायरमेंट की एज पे हैं। मिग 29 रिटायरमेंट की एज पे हैं। आप कब से हम लारा लप्पा सुन रहे हैं कि 160 रफाल, हम्म। दो 200 रफाल आ रहे हैं, आ गए आ गए आ गए, बस आ गए। अभी तक तो हमको ठेंगा नहीं दिखा है। तो भैया रफाल नहीं मिल रहा तो जो Su-30 Su-30। जो आपके ही देश में बन रहे हैं, जो लड़ाई में बड़ा काबिल सिद्ध हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वो 200 और बना लो। 200 और बनाओ। घर में बनते हैं ना, तो हम्म। 200 और बनाओ, लेकिन जल्दी करो साहब। फिर आपकी अगला प्रश्न आएगा, 5th जनरेशन फाइटर किधर है? हाँ। बोले वो बन रहा है ना, 10 साल में बन जाएगा, शायद 15 साल लग जाए, हम्म। थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत टाइम है हमारे पास, अफीमची हैं हम। ठीक है। और वहां देखिए, चीन के पास 400 से ज्यादा 5th जनरेशन फाइटर है। हम्म। 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बन चुका है। बन चुका है हाँ। 2035 तक उसके पास तकरीबन 1000 5th जनरेशन फाइटर होंगे। आपके पास कितने हैं? 0 अंडा। वहां पाकिस्तान ने अपने पायलट चीन भेज दिए हैं, हम्म। J-35 5th जनरेशन फाइटर, स्टेल्थ फाइटर पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल वो ले आएगा, यानी 5th जनरेशन फाइटर आपसे पहले ले आएगा। एक तो नंबरों में आपने बराबरी कर दी, हम्म। अब क्वालिटी में भी आप उसको आगे बढ़त दे रहे हैं। तो ये साहब, ये अंधापन नहीं तो क्या है? ये अंधे हैं हम क्या? हाँ, हमको चीजें दिख नहीं सामने रहा? दिख रही हैं। आपको नजारा साफ दिख साफ रहा है? दिख रहा है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान नेम्ड पाकिस्तान, अ पेन नेम्ड पाकिस्तान, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2, 2.5, 3 साल रह गए, क्योंकि तब तक चीन ताइवान को को सॉर्ट उधर आउट कर सॉर्ट आउट देगा। कर देगा। और अगर फिर दोनों मिलके आप पे चढ़े तो फिर हम्म। तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे, घिर जाएंगे गिर चारों तरफ जाएंगे से और चारों तरफ से। पिटेंगे। तब बांग्लादेश जैसा गीदड़ भी कूद कूद पड़ेगा। पड़ेगा हाँ। हाँ भाई, शेर आगे लड़ रहा है 2 शेरों से, चलो मैं तो मैं पीछे से। उसकी दुम पकड़ू। ठीक है साहब। तो सिचुएशन इज ग्रिम। इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी जा रही थी, हमको विश्वास था कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हम्म। तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है जो हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो भी बड़ा वो भी हो बड़ा जाएगा। होगा हाँ। है। लेकिन और जल्द से जल्द हम टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। लेकिन अब हम तो अटक गए साहब, सुई अटक गई है। ये रफाल आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अब कोई पता नहीं 20-30 साल तो मेरे को सुनते सुनते हो गए कि रफाल आ रहे हैं। अपने देश में निर्यात होनी शुरू हो गई हैं आपकी मीडियम गने, हम्म। एटैक गन। डीआरडीओ ने डिजाइन करी, कल्याणी फोर्ज, टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाई। खरीदने का टाइम आया, 350। क्यों? इसका वजन ज्यादा है। अरे कैसे वजन ज्यादा है भाई? ये लद्दाख में कैसे 18 टन की है, हमको 14 टन की चाहिए थी। हम्म। है तो ये क्या कोई मॉडलिंग हो रही है लड़कियों के कि सुकड़ी पतली हाँ लड़की चाहिए। चाहिए? ठीक है। अगर 50 टन का वज्रा टैंक और तोप लद्दाख चल सकती चल है, सकता है तो 18 टन की ये क्यों नहीं। 18 टन की क्यों नहीं चल सकती साहब? ठीक है। अब ये सारी रोड्स वो टर्न ले लेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। इस गन की रेंज है 48 किलोमीटर, जो भारत में बनी। हम्म। इसके बराबरी की पाकिस्तान जो चाइनीज गन, जो जो अमेरिकन तोप है, उसकी रेंज कितनी है? 45। ये 4 किलोमीटर ज्यादा एक्स्ट्रा रेंज है। है। ठीक है। वो 3 राउंड पर मिनट फायर करती है, ये 5। हमको चाहिए थी 1800 ऐसी गनी। 2000 के अंदर, जब मैं एमओ डायरेक्टरेट में था, हमने मीडियमाइजेशन का प्लान बनाया था कि सारे तोप खाने में जो अलग 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 कैलिबर हैं वो सब हटा के एक कैलिबर किया जाए।
155, नहीं तो 122, 130, 105, 25 पाउंडर, 5.5 इंच, जो देखो वह अलग अलग किस्म की गनें थी, अलग अलग एमिनेशन, अलग अलग स्पेयर पार्ट। दिमाग खराब हो जाता है सप्लाई करने वाले का। ये गलत एमिनेशन यहाँ पहुंच गया तो बेकार है। बेकार है। हाँ। सो हमने कहा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। 155 मिलीमीटर जो कैलिबर है उसमें दम है। दम है। वो कारगिल कैसे जीते थे, बोफोर वो 155। तो तुमको साक्षात आपको प्रदर्शन हो गया। पॉलिटिशियन जितने भी गाली दे दें बोफोर को, बोफोर इज अ एक्सेलेंट गन। आज उसका बाप आपने बना लिया, लेकिन आप खरीदना नहीं चाहते खरीदना साहब। नहीं चाहते। इसको रीडिजाइन करो, 5-10 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त है। वक्त है ये जो मानसिकता है कि वक्त है हमारे पास बहुत वक्त है, ये घातक है। ये घातक है। घातक है। चिल्ला चिल्ला कर मैं कह रहा हूं कि भैया वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आपके पास वक्त नहीं है। अगर एक चीज नहीं है वो है आपके पास समय नहीं। जल्द से जल्द तैयारी करिए, जल्द से जल्द जो कुछ करना है कर दीजिए, नहीं तो चैं चैं करिए और फिल्में बनाइए। फिल्में बनाइए। जीडी सर, ये जो एक रिपोर्ट्स इजराइल ने लीक करी है कि कल की खबर आ रही थी कि ईरान और पाकिस्तान के अंदर द टेबल एक डील हुई है, ताकि जो नेगोशिएशन पाकिस्तान कर रहा है इसके एवज में अगर वो ईरान को ज़्यादा प्रिविलेज दिलाएगा और उसकी बातें ज़्यादा अमेरिका मानेगा तो उसके बदले में एक मोटी रकम ईरान जो है वो पाकिस्तान को सौंपेगा। ये कितनी सच्चाई लगती है इस रिपोर्ट में? ये भी खबर चल रही है यूट्यूब पे कि साहब पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिए हैं। फिर एक खबर चल रही थी कि उसके जहाज अपने बेसिस हाँ, पे नूर खान पे लगे, रखे, नूर खान फाइटर पे जेट छुपाए ईरान के। हैं। हाँ। उनके जो C-130 जहाज थे, हाँ। रिकॉनेसां वाले जहाज, वो बचाने के लिए बोले यहाँ रख ले यार, नहीं तो ये पागल लोग बर्बाद कर देंगे। सो अटकलें तो बहुत लग रही हैं, कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं। पाकिस्तान भी बहुत चतुर है। पहले वो टोटल डोनाल्ड ट्रंप का चमचा बना हुआ था। ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रांग है, ये पीट पूट देगा, 48 घंटे में ईरान का मिलिया मेट हो जाएगा। तो फिर हम साहब कूदेंगे और वहां बलूचिस्तान पकड़ लेंगे, सिस्तान बलूचिस्तान, और वो ये ख्वाब देख रहा था। ठीक है कि हमारी ताकत बढ़ जाएगी, हम अफगानिस्तान की ऐसी तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सडनली देखा कि ये तो पासा पलट गया। ईरान तो हैवीवेट निकला, लड़ गया अमेरिका से, और अमेरिका घुटने शुटने घुटने टिकाने टेक तो के भूल जाओ साहब। वो समझ नहीं आ रहा कि मैं पिंड कैसे छुटाऊं। छोड़ा हूँ। हाँ। तो अब ये देखा है तो अरे, अब हम याद करें, हमको याद आया कि हम भी मुसलमान, तुम भी तुम भी मुसलमान। मुस्लिम, पहले तो मैं कौन तू कौन, तू कौन। हाँ। ये बात थी। अब नहीं, तुम भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, अब ये नाटक शुरू हो गया है। ठीक है। ईरान भी अच्छी तरह समझता है, ये जरूरत से ज्यादा चतुर मुल्क है, जिसको मैंने बोलता हूँ ना कि वो बड़ा एक गाना पाकिस्तान के लिए एक ही गाना सूट करता है, और वो भी पड़ोसन का। एक चतुर नार बड़ी हाँ, होशियार, होशियार। अपने ही जाल में फंसत जाल। फसद। भारत को भी अपने हित सर्वोपरि रखने चाहिए। मुझे लगता है, मेरी छोटी सोच में छोटी समझ हो सकती है, लेकिन तजुर्बा मेरा भी 37 साल का युद्धों का है। उसके तहत हमको इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी और रुख देखते हुए हमको रशिया, इंडिया, चाइना, ये ट्रायंगल में रहना चाहिए और ब्रिक्स को ताकत देनी ताकत चाहिए। देनी चाहिए। और खुदा ना खास्ता आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, तो ये क्या बात है कि लोग ब्रिक्स के आपको इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब आप तो अमेरिका के ट्रोजन हॉर्स हो, ब्रिक्स के अंदर रह के आप अमेरिका की पैरवी खुशामदी कर रहे हो। ये तो बहुत ग्लानि की बात है, ऐसा इल्जाम लगे भी। मैं नहीं समझता ये सच है, और मैं समझता हूँ कि हम अक्लमंदी से काम ले रहे हैं, ठंडे दिमाग से काम ले रहे हैं। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट आपको हर तरफ नहीं हो सकते। आपको साइड अपनी चुननी पड़ेगी। चुननी पड़ेगी। और जो आपके लाते मार रहा है, लताड़ रहा है आपको बार बार, कई बार बार, एक बार नहीं कई बार, और फिर देखिए, प्लीज समझिए, जो ट्रंप का चाइना विजिट है उसने क्या चीज साफ कर दी।
कि चीन और वो अपनी लड़ाई खत्म करना चाहते। खत्म करना चाहते। तो फिर आपका क्या वर्चस्व रह गया? आपका तो पूरी अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, क्वासी अलायंस का पूरा राशनल एक ही था कि भाई हम दोनों मिलके चीन की समन्वय बराबरी करें। तो जब वो चीन से मिल गया तो आप क्या समन्वय खाक क्या करोगे? समन्वय करोगे? वो तो आपकी पीछे हाथ धो के पड़ गए कि तुम ब्रिक्स के लीडर हो, तुमको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, चीन को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम कमजोर हो, तुम लात खाने के लिए रेडी हो, रेडी हो। तो मैं तुमको लताड़ के लगाऊंगा ताकि दुनिया सब देखे और मेरे से डरे। ये देखो मैंने इंडिया को कैसे कैसे? फिट कर दिया है, चुप हो गया है, क्यों नहीं निकल रही? क्या ये हमारी गरिमा को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू जीडी सर। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।